हेलो स्टूडेंट्स, जेट और आईसीआर के ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज अपन पढ़ेंगे गमनांक और गमनांकों में क्या आते हैं सीलिया और फ्लेजिला। यानी गमनांक सीलिया और फ्लेजिला क्या है? गमन अंग है जो गति में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अब देखो, जो गमनांक है उनमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सीलिया और फ्लेजिला है ये प्रोकैरियोट्स हुए यूकेरियोट्स सेल्स में पाए जाते हैं। यानी ये सीलिया और जो फ्लेजिला है ये प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में भी मिलेंगे और यूकेरियोट्स कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स कोशिकाओं में इनमें अंतर होता है। यानी सीलिया और फ्लेजिला मिलेंगे दोनों में, लेकिन दोनों में संरचना में क्या होगा? अंतर। तो देखो क्या अंतर होता है। जो प्रोकैरियोट सेल्स होती है या जीवाणु कोशिकाएं होती है, इन प्रोकैरियोट सेल्स में सीलिया और फ्लेजिला की 9+2 जो व्यवस्था होती है ये क्या होगी? अनुपस्थित। 9+2 यानी जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं 9 परिधि की ओर और 2 केंद्र में, वो प्रोकैरियोट्स या जीवाणुओं में क्या होती है? अनुपस्थित। और जो यूकेरियोट्स कोशिकाएं होती हैं इनमें 9 सूक्ष्म नलिकाएं परिधि की ओर होती है और 2 सूक्ष्म नलिकाएं केंद्र की ओर होती है। तो इनमें 9+2 व्यवस्था क्या होती है? उपस्थित। तो ये इनमें मुख्य अंतर है। तो ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोट्स या जीवाणु कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाओं की या माइक्रोट्यूब्यूल की 9+2 व्यवस्था क्या होगी? अनुपस्थित। और जो यूकेरियोट्स कोशिकाएं होती हैं इनमें माइक्रोट्यूब्यूल या सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 व्यवस्थाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है। अब देखो, जो प्रोकैरियोट सेल होती है, प्रोकैरियोट सेल में सीलिया और फ्लेजिला होते हैं। इनमें से देखो, जो प्रोकैरियोट सेल होती है इनमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? फ्लेजिला। तो अगला पॉइंट ध्यान रखना कि जो प्रोकैरियोट सेल होती है इनमें सामान्यतः सीलिया नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में सामान्यतः सीलिया क्या होते हैं? अनुपस्थित। तो प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में मुख्य रूप से गमन अंग क्या पाए जाते हैं? फ्लेजिला। सामान्यतः फ्लेजिला उपस्थित होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में सामान्यतया सीलिया नहीं पाए जाते और प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? फ्लेजिला पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो, जो प्रोकैरियोट सेल्स होती हैं इनके जो फ्लेजिला होते हैं, ये फ्लेजिला एक तो आधारीय कार्य, एक है हुक, व फिलामेंट या जिसको बोलते हैं तंतु। यानी प्रोकैरियोट सेल्स के जो फ्लेजिला होते हैं वो 3 संरचनाओं से मिलकर के बनते हैं। 3 संरचनाएं कौन सी हैं? आधारीय काय, हुक और फिलामेंट या तंतु। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के फ्लेजिला में आधारीय काय, हुक और फिलामेंट से पाए जाते हैं। अब देखो, अपन देखेंगे कि जो यूकेरियोट सेल है, यूकेरियोट सेल्स में सीलिया और फ्लेजिला की संरचना। अभी तक तो अपन ने बात किसमें की? प्रोकैरियोट सेल्स में। अब बात करेंगे अपन यूकेरियोट सेल्स में। तो प्रोकैरियोट सेल्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट सेल में
सीलिया या फ्लैजिला में 9+2 व्यवस्था होती है सूक्ष्म नलिकाओं की, वो नहीं पाई जाती है। सामान्यतः प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में सीलिया अनुपस्थित होते हैं और केवल क्या मिलेंगे, फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की जो फ्लैजिला होते हैं ये आधार्यकाय हुक और फिलामेंट से मिलकर के बनते हैं। अब देखो इसके बाद देखते हैं अपन यूकेरियोट्स कोशिकाओं में सीलिया और फ्लैजिला की संरचना। ये एक साइड में मैंने लिख दिया सीलिया और इधर लिख दिया फ्लैजिला। ठीक है, अब देखो ये मैंने बनाया एक सीलिया, सेल है और सेल के ऊपर क्या पाए जाते हैं, सीलिया। इधर मैंने एक सेल बनाई और इस पर ये क्या बनाए हैं, फ्लैजिला। तो देखो डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि जो सीलिया होते हैं कोशिका की पूरी सतह पर पाए जाते हैं। यानी सीलिया, ध्यान रखना, कोशिका के अंदर नहीं होते हैं, सीलिया कोशिका के ऊपर पाए जाते हैं और गमन में सहायक होते हैं। तो सीलिया या फ्लैजिला दोनों ही कोशिका के बाहर मिलेंगे। अब जो सीलिया है ये कोशिका को, पूरी कोशिका की सतह को घेरे रहते हैं, यानी पूरी कोशिका के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। और जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला की संख्या एक या कुछ होती है, यानी ये संख्या में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो पहला अंतर तो क्या हो गया, देखो दोनों में सीलिया संख्या में क्या मिलेंगे आपको, अधिक, संख्या में अधिक, और फ्लैजिला, फ्लैजिला संख्या में क्या होते हैं, कम, संख्या में कम। ठीक है, पहला अंतर हो गया। दूसरा, सीलिया है साइज में छोटे होते हैं, साइज में कैसे होते हैं, छोटे, और जो फ्लैजिला है ये साइज में कैसे होते हैं, बड़े। सीलिया छोटे और फ्लैजिला बड़े होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीलिया में गति समन्वित होती है। अभी बताता हूं समन्वित का मतलब। सीलिया में गति कैसी होती है, समन्वित होती है, और फ्लैजिला है इसमें गति स्वतंत्र होती है। फ्लैजिला में गति कैसी होगी, स्वतंत्र, और इसमें गति कैसी होगी, समन्वित। समन्वित का मतलब है कि जो एक सेल के ऊपर जितने भी सीलिया हैं वो सारे सीलिया क्या करते हैं, एक साथ गति करते हैं। सेल के ऊपर जितने भी सीलिया हैं वो सीलिया एक साथ क्या करते हैं, गति करते हैं, इसलिए इनकी गति कैसी होती है, समन्वित। लेकिन फ्लैजिला पर जो, सॉरी, सेल पर जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला है, इनकी गति इनसे अलग हो सकती है, यानी दोनों की गति क्या होती है, स्वतंत्र, दोनों की गति एक साथ नहीं होती। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीलिया की गति तो कैसी होगी, समन्वित, और फ्लैजिला की गति कैसी होती है, स्वतंत्र होती है। अब इसके बाद बात करते हैं इनके कार्य की। तो देखो कार्य, सीलिया के क्या कार्य हैं, तो सीलिया के 3 मुख्य कार्य हैं। पहला तो सबको पता है, गमन में क्या होते हैं, सहायक। तो पहला कार्य तो क्या हो गया, गमन। दूसरा, सीलिया भोजन ग्रहण करने में भी सहायता करते हैं, तो दूसरा कार्य क्या हो गया, भोजन ग्रहण। ठीक है, सीलिया संवेदी अंग की तरह कार्य भी करते हैं, यानी सीलिया कैसे होते हैं, संवेदी होते हैं।
तो तीसरा कार्य क्या हो गया? संवेदी। ये तीन कार्य किसके होते हैं? सीलिया के। गमन, भोजन को ग्रहण करना और संवेदी। अब बात करते हैं फ्लैजिला के कार्य। तो फ्लैजिला का कार्य क्या है? गमन। फ्लैजिला किसमें सहायक होते हैं? गमन में सहायक होते हैं। ठीक है, केवल किसमें होंगे? गमन में। यानी ये न तो संवेदी होते हैं और न भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला के कार्य। अब इसके बाद देखो, आगे बात करें अपन, तो सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति किससे होगी? सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति किससे होती है? पीछे मैंने आपको पढ़ाया था जब अपन सेंट्रोसोम की बात कर रहे थे, तारक का उत्पत्ति। तो देखो, तारक काय में अपन ने, मैंने आपको एक कार्य बताया था तारक काय का। तो तारक काय का कार्य क्या था? बेसल बॉडी का निर्माण करना। ठीक है, और उस बेसल बॉडी से इसका निर्माण होता है सीलिया और फ्लैजिला का। ठीक है, एक बार दोबारा से देखना, यानी सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति किससे होगी? तो ध्यान रखना, सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति बेसल बॉडी या आधारीय काय से होती है। अब इस बेसल बॉडी या आधारीय काय से क्या बनता है? तारक काय। बेसल बॉडी या आधारीय काय से क्या बनेगा? तारक काय बनेगा। और इस तारक काय से किसका निर्माण होगा? सीलिया और फ्लैजिला। तारक काय से किसका निर्माण होगा? सीलिया और फ्लैजिला का। ठीक है, तो उत्पत्ति ध्यान रखना, सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति किससे होगी? तारक काय या बेसल बॉडी से। ठीक है, ये बात हो गई उत्पत्ति की। अब इसके बाद बात करें अपन सूक्ष्म नलिकाएं देखें कि जो यूकेरियोट सेल होती हैं इनमें 9+2 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। तो एक बार देखो, ये मैंने बनाया यहां पर सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, थोड़ा बैठा नहीं है लेकिन चलेगा। अब देखो, थोड़ा टाइम देना भाई डायग्राम के। ठीक है, ये परिधि की ओर मैंने क्या बनाई है? सूक्ष्म नलिकाएं। परिधि की ओर कितनी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं? 9। कितनी होती हैं? 9। ठीक है, अपन 9+2 व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ पर। यानी परिधि की ओर कितनी नलिकाएं होती है? 9, और केंद्र की ओर कितनी नलिकाएं होती हैं? 2। अब देखो, अपन ने तारक काय देखा था या सेंट्रियोल देखा था। सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था कितनी होगी? 9+0, यानी परिधि की ओर तो 9 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, लेकिन केंद्र में कोई सूक्ष्म नलिका नहीं होती। केंद्र में केवल क्या होता है? प्रोटीन हब होता है। और यहां पर केंद्र में क्या होती है? सूक्ष्म नलिकाएं। ठीक है,
तो ये केंद्र में क्या है, दो सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है, इस और इनको एक आवरण घेरे रखता है जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय आचर। इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय आचर। ठीक है, ये है परिधीय सूक्ष्म नलिका। ये है केंद्रीय सूक्ष्म नलिका। केंद्रीय सूक्ष्म नलिका। तो इनकी संख्या तो होती है 9 और इनकी संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, अब देखो ये है अरीय स्पोक्स जो परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं को केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाओं से जोड़ने का काम करते हैं। इनको क्या बोलेंगे, अरीय स्पोक्स। या ताड़ियां, जो परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं को किससे जोड़ेगी, केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाओं से। अब देखो यहां पर एक मैं रेड संरचना बना रहा हूं, ये जो रेड संरचना है ये क्या है, तो रेड संरचना है ये डायनीन प्रोटीन है। क्या है ये, डायनीन प्रोटीन। डायनीन प्रोटीन, ठीक है। अब इसके बाद देखो इनको बोलते हैं अपन लिंकर्स। क्या बोलेंगे, लिंकर्स। तो देखो ये सीलिया या फ्लैजिला की आंतरिक संरचना है। सीलिया और फ्लैजिला की आंतरिक संरचना में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था क्या मिलेगी, 9+2। 9+2 यानी 9 सूक्ष्म नलिकाएं किधर मिलेगी, परिधि की ओर। 2 सूक्ष्म नलिकाएं कहां मिलेगी, केंद्र की ओर। ठीक है, अब जो परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं हैं, इन परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं को जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलते हैं, जोड़ने वाली संरचना को बोलते हैं लिंकर्स। यानी लिंकर्स हैं ये परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं को आपस में जोड़ते हैं। फिर इन परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं को केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाओं से जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अरीय स्पोक्स। क्या बोलेंगे, अरीय स्पोक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर जो मुख्य है वो है डायनीन प्रोटीन। क्या है, डायनीन प्रोटीन। ये डायनीन प्रोटीन है। अब देखो सीलिया और फ्लैजिला क्या करते हैं, गमन में सहायता करते हैं, गति करते हैं। तो गति करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। गति करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा किससे मिलेगी, एटीपी से। तो उस एटीपी को ग्रहण करने का काम कौन करते हैं, डायनीन प्रोटीन। तो डायनीन प्रोटीन ध्यान रखना गमन के लिए ऊर्जा को प्रेरित करते हैं, यानी ये एटीपी या ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। एटीपी या ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग फिर सीलिया किसमें करते हैं, गमन में करते हैं। अब देखो एक चीज हो जो सीलिया है या फ्लैजिला, इनमें परिधि की ओर कितनी नलिकाएं हैं, 9। अब देखो ये 9 नलिकाएं हैं, ये सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है। सेंट्रोसोम में अपन ने देखा था, सेंट्रियोल की संरचना में देखा था, 3-3 के समूह में पाई जाती है, 3 इकाइयां होती है। यहाँ पर जो नलिकाएं हैं वो कितनी इकाइयों में है, 2। तो 9 नलिकाएं कैसी है, डबलेट।
या द्विक, और ये जो दो है ये कैसी है? सिंगल। तो बताओ सीलिया और फ्लैजिला में कुल कितनी सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं? तो सीलिया और फ्लैजिला में कुल सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं 20।